Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arij Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. So I'm here with another exciting video, but before starting the video, let me request to you please subscribe my channel and give it a thumbs up and press the bell icon. So today's video is about how we can plot a graph when the line passes through their origin. जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस थे उसमें जो कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमने इक्वेशंस प्लॉट की थी ग्राफ के ऊपर वो वैसी इक्वेशंस थी जिसमें से कोई भी ओरिजिन से पास नहीं होती थी. इफ़ यू वांना हैव अ लुक तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. आज की वीडियो इस बारे में है कि अगर आपकी जो लाइन है, कॉन्स्ट्रेंट है, इक्वेशन है, वो ओरिजिन से पास हो रही हो तो आप उसे किस तरह प्लॉट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने किस जगह प्लॉट करना है. सो हियर आई एम विद द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. लेट मी डिस्क्राइब द क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है दैट ओज़ार्क फार्म यूजेस एट लीस्ट 800 पाउंड्स ऑफ स्पेशल फीड डेली. कि ओज़ार्क एक फार्म है जो कि एक स्पेशल फीड जो है वो इस्तेमाल करता है और कितनी इस्तेमाल करता है 800 पाउंड्स एट लीस्ट. यानी कि इतनी तो वो इस्तेमाल करता ही करता है लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है. एट लीस्ट का मतलब ये है. नाउ ये स्पेशल फीड किस चीज़ से बनी है. द स्पेशल फीड इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न एंड सोयाबीन मील विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशंस. यानी कि ये जो स्पेशल मील है, ये स्पेशल फीड है, ये दो चीज़ों से मिल के बनी है, कॉर्न और सोयाबीन मील से. अब इस स्पेशल फीड की जो कॉम्पोजिशंस हैं वो क्या क्या है. मतलब कॉर्न है तो उसमें प्रोटीन और फाइबर कितना है और अगर सोयाबीन है तो उसमें प्रोटीन और फाइबर कितना है. सो सिंपल यहाँ पर गिवन है कि हमारा जो फीड स्टफ़ है, यानी फीड स्टफ़ से मुराद फीड किन चीज़ों से बनी है, तो दो चीज़ों से बनी है, कॉर्न और सोयाबीन से, और वही हमारे वेरिएबल्स भी हैं इस क्वेश्चन में. उसके बाद बताया गया है कि कॉर्न में प्रोटीन का अमाउंट कितना है, फाइबर का अमाउंट कितना है, सोयाबीन में प्रोटीन और फाइबर कितना है, और इस अमाउंट की जो कॉस्ट आ रही है वो डॉलर में कितनी आ रही है पर पाउंड, वो भी आपको यहाँ पर गिवन है. नाउ क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना. क्वेश्चन आगे हमारे पास ये कह रहा है दैट द dietary requirements of a special feed are at least 30% protein and at most 5% fiber. मतलब कि जो स्पेशल फीड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है कि वो जो स्पेशल फीड एक मिक्स है कॉर्न और सोयाबीन का, उसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 30% प्रोटीन होना चाहिए उसमें. यानी कि 30% तो हो ही, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है. एंड एटमोस्ट 5% फाइबर, यानी कि एटमोस्ट 5% फाइबर होना चाहिए. यानी कि फाइबर जो है वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 5% होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है. नाउ द गोल, एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, कि गोल जो होता है वही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वही वो चीज़ होती है जो आप क्वेश्चन में फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं. सो इस क्वेश्चन का गोल क्या है, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दैट इज़ टू डिटरमाइन द डेली मिनिमम कॉस्ट फीड मिक्स. यानी कि आपको मिनिमम कॉस्ट फीड मिक्स बतानी है कि आप कौन सा फीड मिक्स इस्तेमाल करें जिसमें आपको मिनिमम कॉस्ट देनी पड़े, आपकी मिनिमम कॉस्ट लगे. तो ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है मॉडलिंग का. मॉडलिंग के अंदर इटसेल्फ 3 स्टेप्स आते हैं हमारे पास. मॉडलिंग में हम सारा लिखते हैं कि हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, डिफरेंट स्टेप्स में उनको हम लिखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप मॉडलिंग में हमारे पास आता है कि आइडेंटिफाई करने हमने वेरिएबल्स. तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन है, कॉर्न और सोयाबीन मील. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉर्न और सोयाबीन ही इस्तेमाल नहीं करते, हम इनको कोई ना कोई इंडिकेशन दे देते हैं, कोई वेरिएबल ABC में से कोई ना कोई वेरिएबल इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो. तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल बनेंगे वो वेरिएबल ये बनेंगे कि हमारा फर्स्ट वेरिएबल को हम x1 नाम दे देते हैं और सेकंड वेरिएबल को हम x2 नाम देते हैं. फर्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू pound of corn in the feed mix and the second one is pound of soybean मील इन फीड मिक्स. यानी कि हमारे वेरिएबल्स बेसिकली हैं क्या, x1 जो डिनोट करेगा वो कॉर्न को डिनोट करेगा और x2 जो है वो सोयाबीन मील को डिनोट करेगा, जो हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे.
वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है मॉडलिंग का, वो होता है कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट से मुराद यानी कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या गिवन है जिसके अंदर रहते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन हमारे पास दी गई है वो ये दी गई है कि जो वो फीड मिक्स इस्तेमाल करते हैं वो एटलीस्ट 800 पाउंड इस्तेमाल करते हैं। अब फीड मिक्स किससे बनी है? कॉर्न और सोयाबीन से। और कॉर्न और सोयाबीन मील को हमने किस चीज़ से डिनोट किया है? x1 और x2। यानी कि इसकी जो कॉन्स्टेंट बनेगी, फर्स्ट वन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी कि कॉन्स्टेंट वन क्या बन रही है कि कॉर्न प्लस सोयाबीन मील, ये दोनों कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 800। एटलीस्ट का मतलब है कि 800 से लेस देन तो हो सकता है, लेकिन 800 एटलीस्ट से मुराद के 800 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन मिनिमम 800 ही होगा। सो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट तो हमारे पास ये गिवन है कि फीड मिक्स जो है वो एटलीस्ट 800 होना चाहिए। सेकंड कांस्टेंट जो हमारी बनेगी वो हमारे इस चार्ट में गिवन जो प्रोटीन और फाइबर का अमाउंट है उससे बनेगी। तो कांस्टेंट किस तरह बनेगी? पहली जो सेकंड कांस्टेंट में जो अमाउंट्स बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, कॉर्न का प्रोटीन और सोयाबीन मील का प्रोटीन। और इनइक्वालिटी की साइन लगाने के बाद जो हम वैल्यू लगाएंगे वो हमारे पास मिलेगी हमें यहाँ से 30% और 5%, क्योंकि यही वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी प्रोटीन और फाइबर रिक्वायरमेंट से रिलेट कर रही हैं। कॉस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ होगी, कॉन्स्टेंट बनाने के लिए यूज़ नहीं होगी। सो हमारी जो सेकंड कॉन्स्टेंट बनेगी वो इस तरह बनेगी, हम प्रोटीन की एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे और फाइबर की दूसरी कॉन्स्टेंट बनाएंगे। लेकिन किस तरह बनाएंगे? इट विल बी लाइक 0 पॉइंट, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रोटीन अमाउंट गिवन है वो गिवन है 0.09। अब प्रोटीन गिवन है तो प्रोटीन को हमने इंडिकेट किया है x1, और जो सेकंड अमाउंट हमारा प्रोटीन का गिवन है सोयाबीन मील में वो अमाउंट है 0.6, लाइक प्लस 0.6। अब उसके साथ साथ क्या कहा गया है? उसके साथ ये कहा गया है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, दैट इट इज़ एटलीस्ट 30%, यानी कि 30% से कम नहीं होगी, ग्रेटर ही होगी। तो 30% को अगर हम परसेंट रिमूव करके डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू इसकी बन जाती है 0.3। तो इनइक्वालिटी की साइन लगाएंगे जो कि वही होगी एटलीस्ट के लिए, ग्रेटर दैन इक्वल होगी कि इससे ग्रेटर हो सकता है। अब ग्रेटर कितना हो सकता है? 0.3% तक। अब 0.3 साथ में ये 0.3 दोनों के लिए है, कॉर्न के लिए भी, कॉर्न की प्रोटीन के लिए भी, और सोयाबीन मील जो है उसकी प्रोटीन के लिए भी। इसलिए हम साथ में x1 प्लस x2 लगाएंगे, बिकॉज दिस 0.3 इज़ फॉर बोथ। ये हमारी बन गई सेकंड कंस्ट्रेंट। लेकिन ये सेकंड कंस्ट्रेंट हमारी कंप्लीट नहीं है, वी हैव टू सॉल्व दिस कंस्ट्रेंट। बट हाउ? लेट्स सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि 0.09 x1 वैसे ही रहेगा, 0.6 x2 वैसे ही रहेगा, और ये भी। अब 0.3 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स होती है। तो ये बन जाएगा 0.3 x1 प्लस 0.3 x2। इन द नेक्स्ट स्टेप में जो सेम वैल्यूज़ होंगी वो सारी एक तरफ आ जाएंगी। तो 0.09 x1, दिस वन विल कम हियर, सो ये बन जाएगा माइनस 0.3 x1, उसके बाद प्लस 0.6 x2 माइनस 0.3 x2, एंड दैट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, क्योंकि इस तरफ की जो दोनों वैल्यूज़ है इस तरफ चली गई हैं तो ये बन गया यहाँ पर 0। इसके बाद ये दोनों वैल्यू सेम है, इनके वेरिएबल सेम है, इनके वेरिएबल सेम है, तो ये आपस में सॉल्व होंगी। 0.09 में से 0.3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 0.21। तो ये x1 लगा देंगे साथ में, क्योंकि ये x1 की वैल्यूज़ थी। उसके बाद ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे 0.6 x2 माइनस 0.3 x2, तो ये हमारा बन जाएगा 0.6 में से 0.3 जाएंगे तो 0.3 ही रहेंगे, 0.3 x2 विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। माइनस की नहीं आएगी, ये वैल्यू हमारे पास प्लस की आएगी, बिकॉज इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस की है, तो 0.3 जो है वो प्लस का आएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा
पॉजिटिव 0.21x1 और साथ में ये माइनस इस प्लस के साथ अब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.3x2 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. बट एट दिस पॉइंट दिस इनइक्वालिटी इज़ रॉन्ग. ये सेटिस्फाई नहीं कर रही. इसको किस तरह सेटिस्फाई नहीं कर रही? फॉर एग्जाम्पल अगर हम x1 और x2 की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई होने के बाद इससे ये बन जाएगा 0.21 माइनस 0.3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस 0.09 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि माइनस 0.09 0 से छोटा है ना कि इससे ग्रेटर है. तो ये इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास फ़िलहाल रॉन्ग हो रही है. इसलिए ये जो हमारे इनइक्वालिटी बन रही थी इसमें अब हम इनइक्वालिटी की साइन को चेंज करेंगे. वैल्यूज़ इसमें यही रहेंगी. चेंज क्यों करेंगे वो यहाँ पर क्लियर हो गया. तो चेंज करने के बाद ये बन जाएगा 0.21x1 माइनस 0.3x2. ना पहले ग्रेटर दैन इक्वल टू था, अब बन जाएगा लेस दैन इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास बन गई हमारी सेकेंड कॉन्स्टेंट. इसी तरह हम बनाएंगे हमारी थर्ड कॉन्स्टेंट. थर्ड कांस्टेंट किस तरह बनेंगे? जिस तरह हमने पहले प्रोटीन के अमाउंट को यूज़ किया सेकंड कांस्टेंट बनाने के लिए, अब हम फाइबर के अमाउंट को यूज़ करेंगे थर्ड कांस्टेंट बनाने के लिए. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि फाइबर का जो एटमोस्ट अमाउंट है वो 5% है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. सो लेस देन और इक्वल्स टू 5% होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. तो ये जो कांस्टेंट है वो हमारे पास इस तरह बनेगी दैट 0.02x1 प्लस 0.06x2. बिकॉज अब एटमोस्ट था तो हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू की लगेगी साइन, और 5% था तो 5% जो है वो परसेंटेज के बाद 0.5 बन जाएगा. एंड बिकॉज दिस स्टैंड फॉर बोथ कॉर्न एंड सोयाबीन मील तो ये x1 प्लस x2 हम साथ लगाएंगे. इन वन मोर थिंग कि 5% जब वैल्यू में कन्वर्ट होता है परसेंटेज के बगैर तो ये 0.05 बनेगा, नॉट 0.5. अब फर्दर इसमें चेंजिंग किस तरह होगी? सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर किया है वही यहाँ पर अप्लाई होगा. तो ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास इस तरह बन जाएगा 0.02x1 प्लस 0.06x2 लेस दैन इक्वल्स टू 0.05x1 प्लस 0.05x2. एंड अब सेम प्रोसेस वही होगा तो 0.02x1 ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस 0.05x1 प्लस 0.06x2 माइनस 0.05x2 एंड लेस दैन इक्वल्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ वहाँ चलेगी तो यहाँ ज़ीरो अमाउंट है इसलिए यहाँ पर 0. अब इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो बनती है 0.03 माइनस 0.03 प्लस 0.01, ये x1 ये x2 लेस दैन इक्वल्स टू 0. अब अगेन इस पूरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय माइनस सो दैट दिस विल बिकम पॉजिटिव. तो ये बन जाएगा 0.03x1, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा. इसी तरह ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.01x2 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 0. लेकिन इस सिचुएशन में भी ये इनइक्वालिटी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती. कैसे सेटिस्फाई नहीं करती? अगर आप सेम इस मेथड के थ्रू चेक करेंगे वन वैल्यू डाल के तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनइक्वालिटी भी यहाँ पर रॉन्ग है. तो रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनइक्वालिटी की साइन को चेंज कर देंगे. तो ये बन जाएगा 0.03x1 माइनस 0.01x2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास बन गई हमारी थर्ड कॉन्स्टेंट. इस तरह हमने बना ली हमारी 3 कॉन्स्टेंट और ये हमारा हो गया मॉडल कंप्लीट. अब कंप्लीट मॉडल हमारे पास कैसे बनेगा कंप्लीट? अब उस सवाल को इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारा बनेगा इस कॉस्ट से कि कॉर्न की जो कॉस्ट है वो 0.3 दी हुई है, सोयाबीन मील की 0.9 दी हुई है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इंडिकेट करते हैं z से. सो z इज इक्वल्स टू 0.3 पहले आएगा बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर x1. 0.3
प्लस 0.9 एंड 0.3 के साथ x1 बिकॉज ये कॉर्न के लिए है और 0.9 के साथ x2 बिकॉज ये सोयाबीन मील के लिए। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हमें कंप्लीट मॉडल लिखा, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कंप्लीट मॉडल, जिसमें ये लेस देन इक्वल्स टू हो गई चेंज होने के बाद और ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू गई चेंज होने के बाद। इस तरह हमारा बन गया कंप्लीट मॉडल। अब मॉडल बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ग्राफिकल मेथड का होता है, जिसमें हमें फीजिबल सॉल्यूशन स्पेस मालूम करना होता है और फिर वहीं से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को मालूम करते हैं। लेकिन इन इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम पहले इनइक्वालिटीज़ को इन इक्वेशंस में चेंज करते हैं। इक्वेशंस में कैसे चेंज करते हैं? इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप इनइक्वालिटी को हटा के इज इक्वल्स टू लगा दे, तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये यहाँ पर क्यों है, तो ये यहाँ पर रिकॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो मॉडल में हम खुद लगाते हैं, क्योंकि x1 और x2 जो है वो लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है। और इसे हम ग्राफ पे प्लॉट भी नहीं करते, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं कि इससे x1 और x2 जो है वो लेस देन नहीं हो सकता। सो ये हमारे पास बन गया मॉडल। अब मॉडल के बाद हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका, जस्ट रिमूव द इनइक्वालिटी साइन एंड पुट हेयर इज इक्वल्स टू साइन, तो ये इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद हमें मालूम करनी होती हैं x1 और x2 की वैल्यूज़। अब वो वैल्यूज़ हम कैसे मालूम करेंगे? तो वैल्यूज़ हम x1 और x2 की मालूम करेंगे। हम अपना पहले कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं, जिसमें हमारी पहली कॉन्स्टेंट थी x1 प्लस x2। वैल्यूज़ मालूम करने के लिए इक्वेशंस का इस्तेमाल करें, ना कि इनइक्वालिटीज़ का। तो इक्वेशंस वही सिंपल इज इक्वल्स टू लगा के वो इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको मालूम करनी है x1 और x2 की वैल्यू। अगर तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो आप सिंपल x1 और x2 के लिए रेफरेंस पॉइंट 0 0 इस्तेमाल करके इजीली x1 x2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। किस तरह? यहाँ पर ज़ीरो इस वक्त नहीं है, तो हम x1 अगर हमें मालूम करना है तो x2 की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो अगर हम इसकी ज़ीरो पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें x1 हमारा 800 ही रखना पड़ेगा, ताकि ये बराबर हो सके इस साइड के। सो 800 इज इक्वल्स टू 800, तो हमारा x1 हमें यहाँ पर मिल गया 800। इसी तरह अगर हमें x2 मालूम करना है तो x1 ज़ीरो रखेंगे और x2 की जगह फिर हमें 800 रखना पड़ेगा, ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो सकें। सो इस तरह हमारा x2 भी हमें मालूम हो जाएगा, जो कि होगा 800। यानी कि ये जो लाइन प्लॉट होगी वो x1 से x2 के दरमियान वो 800 से लेके 800 तक प्लॉट। तो अब जो सेकंड कांस्टेंट है हमारी, उसमें हम रैंडम वैल्यूज़ डालेंगे। और वो रैंडम वैल्यूज़ हम कैसे डालेंगे? बिकॉज वैल्यूज़ हंड्रेड्स में गिवन है, तो आप भी उसी तरह वैल्यूज़ पुटअप करें। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, आपकी वैल्यूज़ किस तरह की हैं, आप उस हिसाब से उसमें वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब यहाँ पर 0.21 है, तो मैंने यहाँ पर x1 लिया है 500। ये मैंने ग्राफ के हिसाब से जो वैल्यूज़ हंड्रेड्स में गिवन है उसके हिसाब से 500 चूज़ किया है। x1 अगर मैंने 500 लिया है तो इस इनइक्वालिटी के हिसाब से मेरा x2 क्या बनेगा वो यहाँ से हमें सॉल्व करके आराम से पता चल जाएगा। x1 हमने यहाँ पर लिया है 500, तो x2 हमारा क्या होना चाहिए वो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। एक x एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, लेस दैन इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा बन जाएगा 105 प्लस 0 प्लस नहीं है एक्चुअल में, इसमें यहाँ हमारे पास माइनस इनइक्वालिटी में मुझसे गलती हो गई है लिखने में। 0.3x2 लेस दैन इक्वल्स टू 0। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, जो कि रेगुलर मैथमेटिक्स हम करते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -0.3x2 लेस दैन इक्वल्स टू 105। एंड x2 मालूम करने के लिए ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x2 लेस दैन इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय, प्लस का था यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये भी माइनस का 0.3 है, माइनस का 0.3, माइनस एंड माइनस कैंसिल। सो x2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 0.3, हमारे पास बनता है 350। यानी कि जब हम x1 500 रख रहे हैं तो हमारा x2 कितना आ रहा है हमारे पास? x2 हमारे पास आ रहा है 350। तो अब इस हिसाब से हम जो है वो ग्राफ के ऊपर लाइन प्लॉट करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ वैल्यू मालूम की है, द सेम प्रोसेस गोज़ फॉर द थर्ड कांस्टेंट। आप थर्ड कांस्टेंट के लिए भी ऐसे ही वैल्यूज़ रख के मालूम कर सकते हैं। मैंने थर्ड कांस्टेंट में 200 और 600 वैल्यूज़ रख के मालूम की है। x1 को 200 रखा है उसमें, और x1 को 200 रखा है उसमें, और x2 को 600 रखा है। आप सिंपली उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं। सो थर्ड कांस्टेंट में हमारे पास, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करी, थर्ड कांस्टेंट में हमारे पास x1 होगा 200
और x2 होगा हमारे पास 600। तो अब इस हिसाब से हम जो है वो ग्राफ पे लाइंस प्लॉट करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको इक्वेशंस में लिखते हैं। यहाँ मैंने इनइक्वालिटीज़ में ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशंस बना के हमने कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपली मालूम कर ली हैं। अब जो हमारा स्टेप है वो है उन कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें x1 और x2 की, उसे हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ के ऊपर। प्लॉट कैसे करेंगे? जो फर्स्ट कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी x1 की भी 800 और x2 की भी 800। तो x1 में 800 देखेंगे और x2 में 800 देखेंगे, उस हिसाब से 800 से 800 तक लाइन हम प्लॉट कर देंगे। तो अगर हम x1 ये वाला प्लेन जो है वो x2 का है और ये वाला प्लेन जो है वो x1 का है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो 500, 600, 7 ये हाफ की लाइन है। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास 800 बनेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारे पास बनेगा 800। मैंने इक्वल हाफ नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह बनेगा। तो फर्स्ट कांस्टेंट जो थी वो 800 थी दोनों पे, तो 800 से 800 तक आप जो है वो लाइन प्लॉट कर देंगे। सिंपल एंड इजी लाइन। ये हमारी जो है वो लाइन प्लॉट हो गई फर्स्ट कांस्टेंट की। तो ये है हमारा फर्स्ट कांस्टेंट। अब सेकंड कांस्टेंट में जो हमारी वैल्यूज़ आई थी, अब वैल्यू तो हमारी आ गई x1 और x2 की, जिसमें हमारी जो सेकंड कांस्टेंट है ये वाली जो कांस्टेंट है उसमें हमारा जो x1 आ रहा है वो 500 आ रहा है और x2 जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 350। अब क्योंकि ये ज़ीरो है तो इस कांस्टेंट में जो ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो पास होगी ओरिजिन से, लेकिन हमें पॉइंट नहीं पता। यहाँ पर तो हमें पॉइंट पता था कि हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब मैं ओरिजिन से तो ड्रॉ करेंगे लेकिन हम ओरिजिन से इस तरफ ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से इस तरफ ड्रॉ करेंगे, किस तरफ ड्रॉ करेंगे? तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में x1 और x2 की वैल्यूज़ इस कांस्टेंट के लिए, जो कांस्टेंट आप अब ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये वाली हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब ये वाली हमें ड्रॉ करनी है। तो इस कांस्टेंट के लिए जो हमारा x1 आया था वो 500 आया था और x2 जो आया था वो हमारा 350 आया था। तो अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ पे हमारा 500 और 350 जो है वो कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं वो किस जगह पर मिल रहे हैं। तो 500 अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से जा रहा है, और अगर 350 देखें हम यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट है 250 का, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लाइन बनेगा, यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो 350 का बनेगा। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आकर मिलेंगे, ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल, तो यानी कि आपने x1 और x2 की मदद से दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मिला लिया। अब इस कांस्टेंट की लाइन जो है वो ओरिजिन से तो पास होगी, लेकिन ओरिजिन से पास होके उसे किस डायरेक्शन की तरफ जाना है? इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो x1 और x2 आपकी ये हेल्प करेंगे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो हमने मालूम कर लिया। अब हम सिंपली इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। तो हमने ये लाइन मालूम की और ओरिजिन से गुजारते हुए और इसको कर देते हैं प्लॉट। तो ये सिंपल हमारी सेकंड कांस्टेंट जो है वो भी प्लॉट हो गई ग्राफ के ऊपर। तो ये है हमारी सेकंड कांस्टेंट। सेम हम करेंगे थर्ड कांस्टेंट के साथ। थर्ड कांस्टेंट में जो हमारा x1 था वो था 200 और x2 था वो था 600। तो सेम हम इसी तरह दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को इस दफ़ा भी ग्राफ में मिलाएंगे और वहीं से हमारी जो थर्ड कांस्टेंट है वो पास होती हुई जाएगी। तो x1 क्योंकि 200 है और x1 200 है और x2 600 है, तो हम देखेंगे कि x1 200 ऑलमोस्ट आ रहा है यहाँ पर और x2 600 जाके मिलेगा हमें यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट हमारे जो कोइंसाइड करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही इसके लिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट लाइन आएगी आपकी। तो ये यहाँ पर कोइंसाइड करें, यानी कि अब जो आप लाइन बनाएंगे वो ओरिजिन से पास होती हुई यहाँ से जाएगी। सो हम थर्ड कांस्टेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह हमने ओरिजिन से पास करते हुए हमारी थर्ड कांस्टेंट भी ड्रॉ कर ली। अब हमारी तीन ही कांस्टेंट थी, तीनों हमने बना ली। हमारे पास दो कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए, लेकिन हमारे पास रीजन्स बन गए सिंपली। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रीजन फिजिबल है कौन सा नहीं? तो हम हर कांस्टेंट के लिए, इस कांस्टेंट के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा रीजन जो है वो फिजिबल है। अब फिजिबल रीजन चेक करने के लिए क्या तरीका है? आप दोबारा से कांस्टेंट को ही यूज़ करते हैं। आप वैल्यूज़ डाल के देखते हैं कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करती हैं, उस हिसाब से आप जज करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो आपका फिजिबल होगा।
तो फिजिबल रीजन मालूम करने के लिए आप दोबारा से कॉन्स्टेंट्स का ही यूज़ करेंगे। अगर आपकी इनइक्वलिटी के बाद ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू है, तो आप x1 और x2 की जगह रेफरेंस पॉइंट 0 रख के मालूम कर सकते हैं कि क्या कौन सा एरिया फिजिबल होगा। जैसे यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट x1 और x2 दोनों को ज़ीरो रख के मालूम कर सकती हूँ कि कौन सा एरिया मेरा फिजिबल होगा। तो ये इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। सो अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 800, जबकि ये गलत है क्योंकि ना तो 0 इक्वल्स टू 800 है, ना ही 0 जो है ग्रेटर दैन 800 है। जब रेफरेंस पॉइंट 0 रखने के बाद इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपकी जो इनइक्वलिटी है वो गलत हो रही हो, सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो इसका मतलब है आपका वो रीजन जो है वो फिजिबल है जिसमें x1 और x2 ज़ीरो नहीं है। यानी कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमारी ये है उस कॉन्स्टेंट की लाइन प्लॉट की हुई, और हमने इस कॉन्स्टेंट के लिए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 इस्तेमाल किया था, ये वाला। तो 0 रखने से जो हमारा एक कॉन्स्टेंट थी वो फॉल्स निकल रही थी। दैट मीन्स फॉल्स निकलने का ये मतलब है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन अब फिजिबल नहीं है, आउटसाइड द ओरिजिन जो है वो इस दफ़ा फिजिबल होगा। यानी कि आपका इस कॉन्स्टेंट के लिए ये वाला जो एरिया है, जितना में अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जो सारा एरिया जितना शेड हो रहा है ये सारा फिजिबल है। क्योंकि ये फॉल्स आया था तो फॉल्स से मुराद ऑपोजिट एरिया जो है फिजिबल होगा। अगर ट्रू आता तो इनसाइड एरिया फिजिबल होता है, क्योंकि 0 इस रीजन में आ रहे हैं। अब 0 पर ये फॉल्स था तो आउट ऑफ दैट रीजन जो है वो अब फिजिबल होगा। इस तरह हमने कर लिया फर्स्ट कॉन्स्टेंट के लिए चेक। अब हम करेंगे सेकंड कॉन्स्टेंट के लिए। तो सेकंड कॉन्स्टेंट है हमारी ये वाली, और इसकी जो लाइन प्लॉट की थी हम, सेकंड कॉन्स्टेंट है हमारी ये, और इसकी जो लाइन हमने प्लॉट की है वो ये। अब क्योंकि ये वो कॉन्स्टेंट है जिसमें हमारे पास इनइक्वलिटी की साइन के बाद 0 है, तो जब हमारे पास 0 होगा तब हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 नहीं रखते, अदर दैन 0 रखते हैं। अब अदर दैन 0 रखने का क्या तरीका है, आप किस तरह रख सकते हैं। जैसे ये है वो उस इनइक्वलिटी की लाइन। अब इस इनइक्वलिटी का या तो ये हिस्सा फिजिबल होगा या फिर ये हिस्सा फिजिबल होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि ये हिस्सा फिजिबल है तो इस एरिया का कोई भी पॉइंट रख के, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रख के आप मालूम कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा अगर ट्रू आया तो ये हिस्सा फिजिबल होगा, अगर फॉल्स आया तो ये हिस्सा फिजिबल होगा। सेम आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप इसी इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए इस स्पेस में से कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स उठाएं, और अगर ट्रू आया तो यही फिजिबल होगा, अगर फॉल्स आया तो ये फिजिबल होगा। तो इस कॉन्स्टेंट के लिए, तो जो हमारी सेकंड कॉन्स्टेंट है उस सेकंड कॉन्स्टेंट का फिजिबल रीजन मालूम करने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप इस रीजन में से भी कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट ले सकते हैं और इस रीजन में भी। मैं इसको सॉल्व करने के लिए इस रीजन में से पॉइंट ले रही हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले रही हूँ मैं 1000 से 250 तक, यानी कि यहाँ से इस कोऑर्डिनेट से 1000 और यहाँ से 250, ये वाला पॉइंट ले रही हूँ जिसमें मेरा जो x1 है वो 1000 बन रहा है और x2 जो है वो 250 बन रहा है। तो अगर मैं इस कॉन्स्टेंट में इन वैल्यूज़ को पुटअप करूँ तो 0.21 x1 की जगह इस दफ़ा हमने 1000 लिया, 0.3 x2 की जगह हमने 250 लिया, लेस दैन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन रहा है 210 माइनस 75 लेस दैन इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास बनेगा 135 लेस दैन इक्वल्स टू 0। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 135 ना तो इक्वल्स टू 0 है और ना ही लेस दैन 0 है, यानी कि ये वाला रीजन जो है वो गलत है। हमने कौन सा पॉइंट लिया था, हमने पॉइंट लिया था इस रीजन में। इस रीजन में पॉइंट लेने से फॉल्स आया, यानी कि ये वाला रीजन फिजिबल नहीं है, इसका अपोजिट साइड जो है वो फिजिबल है। तो इस दफ़ा जो इस कॉन्स्टेंट के लिए जो रीजन फिजिबल होगा वो होगा ये वाला। तो इस दफ़ा जो शेडेड एरिया होगा वो ये वाला होगा। बहुत ही ज़्यादा रफ शेडिंग है मेरी, बट इग्नोर दैट रफ शेडिंग, क्योंकि क्वेश्चन समझ आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला एरिया किस तरह फिजिबल मालूम हुआ। सेम हम करेंगे थर्ड कॉन्स्टेंट के लिए भी। थर्ड कॉन्स्टेंट के लिए भी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सभी पॉइंट ले सकते हैं। आप चाहे तो इस रीजन का कोई पॉइंट ले लें, आप चाहे तो इस रीजन का कोई पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल हम इस रीजन का कोई पॉइंट ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये फिजिबल है या ये फिजिबल है। फॉर एग्जांपल अब हम इस रीजन से पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से x1 पॉइंट ले लें 100 और यहाँ से पॉइंट ले लें 500, यानी कि दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपको रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलेंगे। दैट डजेंट मैटर कि मैं यहाँ से ले रही हूँ तो यहाँ से ही सही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से पॉइंट ले रही हूँ x1 से
मतलब आप इस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लें, बाहर मत जाएं से। सो 100 और 500 ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट प्रीवियस का है तो इसको मत समझिएगा। मैं इस दफ़ा इस रीजन से पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ से 500 ले रही हूँ, यहाँ से 100 ले रही हूँ, तो 100 बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या बनती हैं। अगर 0.3 x1 में इस दफ़ा हमने लिया 100 माइनस 0.1, x2 में हमने लिया 500 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी 3 माइनस ये वाली 0.01 है एक्चुअल में वैल्यूज़, सो दिस वैल्यू इज़ एक्चुअली 0.01 x2। ठीक है, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर 5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व होने के बाद ये बन जाएगा कुछ इस तरह, यानी कि आंसर क्या आया इसके हिसाब से -2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि -2 जो है वो तो 0 से भी लेस है। सो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हुई कि हमने इस रीजन से पॉइंट लिया था जिसमें जो इनइक्वालिटी है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करा, यानी कि ये रीजन इस दफ़ा फिजिबल नहीं है। अब जो है वो ये वाला उसका अपोजिट रीजन जो है वो फिजिबल है। तो अब हमारे पास आ गया फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। अब फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइज़ करना है, वो ऑप्टिमल की तरफ जाना है हमें। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ तक पूरा नहीं होता। हमें वो रिज़ल्ट कहाँ से मिलेंगे, हमारे कॉर्नर पॉइंट से। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में आ रहे हैं 2 कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब जो हमारी कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, वैसे तो तरीका ये होता है कि आप दोबारा से सॉल्यूशन स्पेस को दोबारा से ग्राफ बनाएं और प्लॉट करें, लेकिन वो ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो उससे बेटर यही है, और इतना कोई आपको बिल्कुल सेंटर में यहाँ रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप यहीं से पॉइंट्स को उठाएँ और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख कर अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है, z इज इक्वल टू 0.3 x1 प्लस 0.9 x2। अब जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें इस कोऑर्डिनेट पे x1 की वैल्यू दे रहे हैं और इस पे हमें x2 की वैल्यू दे रहे हैं, और कॉर्नर पॉइंट से ही हमें जो है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। और वो सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इस पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है और इस पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। तो ये मालूम करना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट्स के हिसाब से ही तो लाइन ड्रॉ की थी। तो इस पॉइंट पे जो हमारा x1 था वो 500 बन रहा था, और इस पॉइंट में जो हमारा x2 था वो 350 बन रहा था। तो अगर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखें तो 0.3 इंटू 500 प्लस 0.9 इंटू 350, तो ये हमारे पास बन जाता है 150 प्लस 375 विच इज़ इक्वल्स टू 465। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट के हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है, ये एक्चुअल में हमारे पास कॉस्ट आ रही है। इसको और इसको x1 और x2 को इस्तेमाल करने के बाद जो हमारी कॉस्ट बन रही है वो ये बन रही है। अब हम चेक करेंगे कि सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बन रही है। तो जो इन दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी वही हमारा जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जो कि मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो अब हम दूसरी वैल्यूज़ रखेंगे। दूसरे में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही थी, हमने x1 रखा था 200 और x2 रखा था 600। तो हम वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करेंगे। 0.3 इंटू 200 प्लस 0.9 इंटू 600 इज़ इक्वल्स टू, तो 0.3 इंटू 200 हमारे पास बन रहा है 60 प्लस 0.9 इंटू 600 हमारे पास बन रहा है 540। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो है 600। सो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के बाद रिज़ल्ट आ गए, एक का आया 465 और एक का आया है 600। सो इन दोनों में से जो लेस है वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वही हमारा सॉल्यूशन है। तो लेस्ट कॉस्ट जो है वो हमारी आ रही है यहाँ पर। तो अब हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सवाल में क्या पूछा था कि कौन सा डेली मिक्स यूज़ करें हम कॉर्न और सोयाबीन मील का जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट आए। तो इस पॉइंट पे जब हमने 5x1 इस्तेमाल किया 500 और x2 को रखा हमने 350, तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही है 465। तो इसी तरह इसका आप रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे कि इफ़ वी यूज़ x1 500 and x2 350 then we will come with the minimum cost which is 465। इस तरह आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यही कॉस्ट आए, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से वैल्यूज़ रखता है, तो कॉस्ट जो है वो वैरी कर सकती है मतलब, लेकिन मिनिमम आपको इसी पॉइंट पे मिलेगी और
इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा ही मिलेगी। लेकिन कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि इसमें जो हम वैल्यूज़ हैं वो अपने हिसाब से रखते हैं, तो जिस तरह आप वैल्यूज़ रखेंगे उसी हिसाब से उसका आंसर आएगा। लेकिन बेसिक मेथड इस सवाल को करने का यही है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।